जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो सीरीज में हम समझते हैं बायो सावर्ट का नियम। बेसिकली बायो सावर्ट का नियम क्लास 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा 12th पेपर फिजिक्स जब आप उठा के देखेंगे तो ये रेगुलर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अदरवाइज आप इलेक्ट्रिक करंट में जैसे चालक या कोई हमारे पास जब धारा प्रवाहित होती है, करंट फ्लो होता है, तब उसमें लॉसेस वगैरह को मेजर करने के लिए ये बायो सावर्ट का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे बायो सावर्ट का नियम क्या होता है, उन्होंने क्या बोला था। ठीक है, इस बात उन्होंने क्या बोला था, ये नियम किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये सारे बातों पे आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से बायो सावर्ट। ठीक है, बायो सावर्ट का नियम मतलब बायो एवं सावर्ट दो व्यक्तियों के नाम है। ठीक है, बायो एवं सावर्ट दो व्यक्तियों के नाम हैं। इन दोनों व्यक्तियों ने 1820 में, ठीक है, 1820 में एक नियम दिया और वो नियम क्या था। ठीक है, वो नियम क्या था, अब यहाँ पे समझते हैं हम नियम को। एक थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बनाता हूं और इसके बाद हम समझाते हैं इसको। इन्होंने बताया, सपोज करो कि एक चालक है। ठीक है, चालक है ये, भैया क्या है, ये चालक है हमारे पास। ठीक है, चालक क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, करंट फ्लो, धारा फ्लो हो जाती है, जिसमें उसी को क्या बोलते हैं, चालक। तार होती है ना, तार समझते हैं, तार क्या है हमारी, चालक बेसिकली। तो समझ लो x और y, इसका नाम दे दिया हमने x y, एक चालक है। तब उन्होंने क्या बताया, अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर, ठीक है, इसके चारों ओर ऐसे, यहां पे इसके चारों ओर, ठीक है, इस तरीके से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो कि ये आपके पास चालक है, प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, जब इसमें हम धारा करंट फ्लो करा रहे हैं, यहां से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, धारा आई फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों ओर यहां पे, ठीक है, यहां पे इस तरीके से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र का क्या क्या असर होगा हमारे करंट पे, इसी को समझने के लिए इन्होंने इन्होंने कुछ बातें बताई। वो क्या है, ठीक है, तो हम यहां पे मेजर करते हैं, हम यहाँ पे मेजर करते हैं कि ये हमारे पास चालक था और यहाँ पे इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब यहां से यहां तक की दूरी हम ले लेते हैं, हमको पता नहीं, हम यहां से यहां तक की दूरी ले लेते हैं r। ठीक है, यहां पे यहां तक इसका चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं आपके लिए। ठीक है, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, यहां तक इसका चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहां पे समझते हैं कि एक पॉइंट P है। ठीक है, जहां पे एक पॉइंट P है, ठीक है, समझ गए ना, यहां पे एक पॉइंट P है जिस पे हमको चुंबकीय क्षेत्र मतलब D भी हमको फाइंड करना है। और यहां से पॉइंट, इसको पॉइंट दे देते हैं, कोई भी O पॉइंट है, O से P तक की जो डिस्टेंस है उसको R दे देते हैं। और ये एक छोटा है ना, ये हमको पता नहीं है कितना है, तो इसको हम नाम दे देते हैं AB। ठीक है, ए बी पॉइंट दे देते हैं। बेसिकली ये इतना बड़ा नहीं होता है, मैं आपको एक जूम करके बता रहा हूं, समझा रहा हूं चीजों को, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बेसिकली आपकी बुक में इसी को जो बनाया गया है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये हमारे पास एक चालक है जिसको एक्स वाई बोलते हैं। ठीक है, इसमें धारा मतलब आई फ्लो हो रहा है और कोई हमारे पास दो पॉइंट है, स्मॉल बिंदु है, जिसका नाम हमने दिया ए और बी। ठीक है, ये अल्पांश है, छोटी सी डिस्टेंस हमको पता नहीं है, इसके किसी दूरी पर एक पॉइंट P है। ठीक है, एक पॉइंट P है जिस पे हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र कितना लग रहा है यहाँ पे, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने R माना है, और जो ये एंगल है, ठीक है, इसको हमने थीटा माना है। ठीक है, समझ गए, इसको हमने थीटा माना है। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, ए से बी तक की जो डिस्टेंस होगी, इसको हम मानते हैं dl। ठीक है, लेंथ होगी, हमको पता नहीं d मतलब क्या होता है, स्मॉल लेंथ, d रिप्रेजेंट द स्मॉल लेंथ, हमको जब पता नहीं होती। तो बेसिकली इसको हमने इस फॉर्म में रीड किया है और इस फॉर्म में हमको समझना है।
ठीक है, तो बायो और सावर्ट ने क्या बताया, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पे उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, किसी चालक में धारा प्रवाहित, ठीक है, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने से चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, है ना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये क्या है भैया हमारा, ये सब क्या है, ये क्या है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बायो और सावर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक नियम दिया। ठीक है, यहां पे समझो, बायो और इसको डैश करके लिखो सावर्ट। ठीक है, बायो सावर्ट ने यहां पे समझो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और इसकी तीव्रता कितनी है। ठीक है, बायो सावर्ट ने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक नियम दिया। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे हम बोलते हैं बायो सावर्ट का नियम, जिसे बायो, है ना, बायो सावर्ट का नियम कहते हैं, बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। बेसिकली स्टेटमेंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत कॉमन सी बात है कि भाई जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें चारों ओर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वो चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारणों पर निर्भर करेगा, इसी को बायो और सावर्ट ने बता दिया था बहुत ही सिंपल तरीके से। हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1, ये 4 चीजों पे निर्भर करेगी। नंबर 1, डीबी का मान। ठीक है, ये डीबी का मान इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, धारा यहां पे लिख लो, डीबी मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहां पे एक बार मैं लिख दे रहा हूं, डीबी क्या है भैया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहां पे एक बार मैं लिख दे रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो डीबी का जो मान रहेगा, धारा आई, ठीक है, कौन सी क्या धारा बह रही है, आई धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, धारा आई के अनुक्रमानुपाती होगा, धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब डीबी प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, डीबी प्रोपोर्शनल टू आई। अच्छा, प्रोपोर्शनल क्या होता है, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, इसको समझो। ए अनुक्रमानुपाती बी, ए अनुक्रमानुपाती बी, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जितना, अगर ए में जितना चेंज करेंगे, सेम चेंज किस में होगा, बी में। अगर जितना कम बी ए होगा, बी की वैल्यू भी उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनुक्रमानुपाती। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर आगे समझो, यहां पे समझो, ये जो अल्पांश लंबाई, छोटी सी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब डीबी अल्पांश लंबाई, ठीक है, क्या है अल्पांश लंबाई, डीएल के अनुक्रमानुपाती होती, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब यहां पे समझ लो, डीबी प्रोपोर्शनल टू डीएल। ठीक है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। थर्ड नंबर पे समझो, डीबी का जो मान रहेगा, यहां पे समझो डीबी का जो मान रहेगा बिंदु P को मिलाने वाले कोण के। ठीक है, डीबी का मान बिंदु P को मिलाने वाले
कोण, ठीक है, कोण को हम बोलते हैं साइन थीटा, या इसी को हम बोलते हैं ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां पे लिख देते के अनुक्रमानुपाती होते हैं, होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब डी बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। यहां पे समझ लो फोर्थ नंबर पे जो हमारे dB का जो मान रहेगा, dB का मान बिंदु P को मिलाने वाली दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये सब अनुक्रमानुपाती होंगे और एक क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। dB, इसके आगे लिखो बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, बिंदु P को मिलाने वाली रेखा की दूरी, और दूरी कितनी है हमारी, r, ठीक है, r के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, जैसे a मैं बोलता हूं व्युत्क्रमानुपाती है b के, इसका मतलब क्या है, जब a का मान बढ़ता है तो b का मान कम होता है, जब a का मान कम होता है तो b का मान क्या होता है, बढ़ता है, दोनों अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये सारे, मतलब ये सारे जो चारों है ना, इसको दे दो ज्यादा हो तो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहां पे, ठीक है, समझ गए बात को। अब चारों को आपस में मिला देने पे, ठीक है, समीकरण 1, 2, ठीक है, 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा, जो हमारा dB का मान हो जाएगा, dB इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, I dl साइन थीटा, यहां पे हो जाएगा हमारे पास I dl साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास r²। ठीक है, तो ये अपॉन में है तो ये हो जाएगा हमारे पास r का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास r का स्क्वायर। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, बिकॉज ये तो एक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूं इसको अच्छे से समझाने के लिए। तो यहां पे देखिए, इसके आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, dB इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, इसको एक बार मैं और लिख देता हूं, dB इज प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर। इसको यहां पे लिखिए, ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, dB इक्वल टू k I dl साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर। यहां पे समझो k क्या है, यहां पे k एक स्थिरांक है, k क्या है, एक स्थिरांक है जिसका मान μ0/4π होता है। ठीक है, k क्या है हमारे पास, एक स्थिरांक है जिसका मान μ0/4π होता है। जब k का वैल्यू अगर यहां पे हम रख देंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, dB हो जाएगा, dB इज इक्वल टू μ0/4π, और ये हो जाएगा हमारे पास I dl साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा ना। तो बस यही है बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, इसी को याद रखना है, यही है आपके पास बायो सेवर्ट का नियम। इसकी यूनिट हो जाएगी तुम्हारे पास न्यूटन अपॉन मीटर इंटू एम्पियर। ठीक है, न्यूटन अपॉन मीटर इंटू एम्पियर, ये हो जाएगी हमारे पास इसकी यूनिट। अच्छा, इसको लिख लो, दूरी के वर्ग होता है ना, ये होता है हमारे पास वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि यहाँ पे वर्ग लगा है ना। ठीक है, तो आफ्टर ऑल ये था हमारे पास बायो सेवर्ट का नियम। आई होप सो कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। बेसिकली डीबी आपको कैच क्या करना, अगर इसको आप थोड़ा समराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, जो डीबी रहेगा ना, जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता रहेगी आई के
ठीक है। आई के ये स्मॉल जो हमारे पास अल्पांश लंबाई dl है और ये जो थीटा एंगल बन रहा है, इन तीनों के अनुक्रमानुपाती रहेगी। ठीक है, अनुक्रमानुपाती रहेगी, मतलब जितना चेंज इनमें होगा उतना चेंज चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में हो जाएगा। और इसकी जो डिस्टेंस रहेगी, ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस रहेगी जो मैंने यहाँ पे आपको बना के बताया था, उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपोजिट होगा, जो मैंने यहाँ पे समझा दिया था। ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप सो कि ये बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा, कभी भूलेगा नहीं और पेपर में आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करके आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ, अगर आप नए हो तो प्लीज बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमको और भी वीडियोस आपको सीक्वेंस वाइज मिलते रहें, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके।